हर साल काफ़ी स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, पर कुछ ही स्टार्टअप है जिनको इन्वेस्टमेंट मिल पाती है। और ये हमेशा एक स्टार्टअप के लिए दिक्कत होती है कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाए, कैसे उठाए, क्या-क्या देखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टर का पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड बड़ा ही खास होने वाला है स्टार्टअप फाउंडर के लिए। आज हम बात करने वाले हैं पिच डेक कैसे बनाएं, एमवीपी क्या होता है और सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी राउंड्स क्या होते हैं और इन्वेस्टर जनरली स्टार्टअप में क्या देखते हैं। जो हमारे साथ आज जुड़े हैं बड़े खास मेहमान, सीए अमित सिन्हल जी, founder partner at Indicon Angel, and he also mentor at many government portfolio team, and sir has personally helped so many startup in mentorship. Thank you so much sir आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू अंकित फॉर हैविंग मी हियर। सो सर, सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कैसे आए, आपने कब शुरू किया और क्या क्या चैलेंजेस आपने शुरू में फेस किए। तो अंकित मैंने 2004 में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किया था और उसके बाद मैंने अपना 1.5 साल जॉब करने के बाद सीए प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी 2006 में। मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में 2007 में ही आ गया था क्योंकि एक फंड ने हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया था उनकी कुछ पोर्टफोलियो कंपनी के लिए। और जैसे वेब चटनी, नेटवर्क प्ले, ये सब कंपनियां थी जहां पर हम इंटरनल ऑडिट करते थे। तो ये बड़ी अच्छी जर्नी रही क्योंकि मुझे पर्सनली फाउंडर्स के साथ काम करने का मौका मिला और समझने का मौका मिला कि स्टार्टअप होते क्या हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया में 2007-8 में कोई स्टार्टअप वर्ड ही नहीं था। एक तरह से ये सिलिकॉन वैली यूएस में वर्ड जरूर था, लेकिन इंडिया के बच्चे भी कुछ स्टार्टअप बनाने की तरफ जा रहे थे। तो 5-7 साल में मुझे समझ आया कि अच्छा, ये भी एक जर्नी होती है जहाँ पर एक इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और स्टार्टअप फाउंडर्स अपना काम पर ध्यान देते हैं। तो क्योंकि हर एक एक आइडिया को बड़ा बनाने के लिए कुछ फंडिंग चाहिए होती है। तो और इन्वेस्टर उस टाइम पर ये सोचते थे कि अगर हम पैसा ऐसे ब्लाइंडली दे देंगे और उसका ऑडिट नहीं करवाएंगे तो क्वाइट पॉसिबल ये मिस यूटिलाइजेशन हो सकता है फंड का। तो इसी कारण मेरा वहाँ पर असाइनमेंट स्टार्ट हुआ। तो बड़ी अच्छी जर्नी रही। 2013 में मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पर इन्वेस्टर को लगता है कि उनका पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, उनको विजिबिलिटी नहीं मिल रही और फाउंडर के पास प्रायोरिटाइज करने के लिए टाइम नहीं होता कि वो एक अच्छी एमआईएस बना के अपने इन्वेस्टर को दे सके और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके दे सके। तो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए 2015 में मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम स्टार्टअप बडी रखा। वेयर आवर फोकस वाज ऑन प्रोवाइडिंग वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज, जिसमें हम फाउंडर को बोलते थे आप अपने काम पर ध्यान दो, सारा कुछ फाइनेंस रिलेटेड मैटर और कंप्लाइंस रिलेटेड मैटर आप हम पर छोड़ दो। तो ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही। इसमें हमने लगभग 500 कंपनीज के 1000 से ज़्यादा फाउंडर्स के साथ काम किया क्योंकि हर कंपनी में 2 या 3 को फाउंडर होते थे। तो वो बड़ा अच्छा नेटवर्क मेरे को काम में आया और मैंने उन सब नेटवर्क से बहुत कुछ सीखा कि ये स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं। 2015 में हमने एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मैंडेट लिया जिसमें हमने बर्गर सिंह को इवेलुएट किया और हमने पाया कि इसके अंदर फंडिंग करवाई जा सकती है। पर जब हम फंडिंग करवाने गए तो पता लगा कि सारे इन्वेस्टर ही टेक की तरफ ही फोकस है, कोई क्यूएसआर चेन में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। तो हमने क्या किया, हमने 10 दोस्तों ने मिलके उस कंपनीज में पहला चेक डाला। तो इस तरह से एक्सीडेंटली हम इन्वेस्टर बने और वो जर्नी बड़ी अच्छी रही। हमें बड़ा अच्छा एग्जिट उस कंपनी से मिला। फिर उसके बाद हमने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जो काफ़ी पहले से यूपीआई पर काम कर रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगी। वी इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी दैट वाज एक्वायर्ड बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट फिनटेक कंपनी लेटर ऑन। फिर एडवांटेज क्लब में हमने इन्वेस्ट किया, वो भी आज बहुत ही अच्छा काम कर रही है और नामी कंपनीज में से है। तो इस तरह से करते हुए मैंने 40-45 कंपनीज में इन्वेस्ट किया 5 साल में। देन आई रियलाइज कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर है जो मेरे साथ को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उसमें से 33 लोगों को मिला, उन्होंने मुझे फंड दिया और इस तरह से हमने फ्लूइड वेंचर फंड बनाया, सेबी रजिस्टर्ड फंड, जहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम केवल डी टू सी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। वो जर्नी भी काफ़ी अच्छी चल रही है जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी नॉन कंपनीज है जैसे ब्यूटी वाइज, कोपारो क्लीन, फैब्रिक लोरा, आपने कुछ ये कंपनियां टीवी हम्म। चैनल्स में भी देखी होंगी। फिर हमने एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड बनाया, रियल टाइम एंजल फंड, जिसमें हम अर्ली स्टेज चेक काटते हैं। और अब हमने एक और से भी रजिस्टर्ड फंड बनाया है, इंडिकॉन एंजल्स, जहां पर हमारा पूरा फोकस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के फाउंडर पे है क्योंकि हमने रियलाइज किया कि जो पैशन टीयर 2 सिटीज के फाउंडर लेके आ पा रहे हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटी अगर अर्ली स्टेज पे दी जा रही है तो दे आर एबल टू डू वेरी वेल। तो जो भी हमारी टीयर 2 की कंपनीज है काफी अच्छा कर रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक और फंड बनाने का
डिसाइड किया है कि जिसमें हम टियर 2 सिटीज़ के फाउंडर में इन्वेस्ट करेंगे। सर आज हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन हुँ। चुके हैं। एंड जब स्टार्टअप इन्वेस्टर के पास आता है तो क्या क्या चैलेंजेस इन्वेस्टर फेस करता है और कैसे स्टार्टअप इम्प्रूव कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को। तो अंकित, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टिपिकली क्या होता है कि स्टार्टअप फाउंडर को लगता है कि इन्वेस्टर को सब पता है, और फाउंडर बहुत ज़्यादा फोकस करता है टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने के अंदर। जबकि क्या होता है कि इन्वेस्टर का काम है इन्वेस्ट करना। उसको ये समझना होता है कि ये कैसे एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनेगा, इसमें किस तरह के कस्टमर होंगे, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, हम्म। कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और कैसे हम अगला राउंड रेस कर पाएंगे। बट फाउंडर क्या होता है कि वो इतना पैशनेट होता है अपने आइडिया को लेकर, वो आइडिया और सॉल्यूशन पर ही इतना टाइम लगा देता है जब तक जो अटेंशन स्पैन होता है किसी भी इन्वेस्टर का वो खत्म हो चुका होता है। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है स्टार्टअप फाउंडर्स को कि आप कोशिश करो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव को समझने की, कि वो अपने वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करे, ये उसका मेन वो है। ऐसा कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करो, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर से मिल रहे हो तो सबसे की तो प्रोडक्ट ही है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट 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 ही बात करते रहेंगे 30 मिनट, और बाकी सब एजेंडा पर बात ही नहीं कर पाएंगे, तो आपके फंड मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो आपको है ना, इसमें मैं हाई लेवल व्यू देता हूँ कि जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी स्टार्टअप में, वो किस तरह से सोचता है। मान लीजिए मेरे पास एक स्टार्टअप आई, सबसे पहले मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि मार्केट साइज एनालिसिस करो। स्टार्टअप फाउंडर हो सकता है कुछ भी नंबर बोले, लेकिन हमारी अपनी रिसर्च टीम आइडेंटिफाई करेगी कि ये कितना बड़ा मार्केट साइज साइज। हो सकता है। ठीक है। मार्केट साइज होने के बाद हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ब्रांड है या ये जो सॉल्यूशन है, ये ब्रांड जो मार्केट में आएगा, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, कस्टमर इसको कैसे लेगा। क्या वो ये लेगा कि मैं आज तक जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उससे मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी सॉल्यूशन, या फिर ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट है, उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इसमें मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि जब हमने पी सेफ में इन्वेस्ट किया 2017 के अंदर, तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा तो कोई प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप तो कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो, तो इसको कैसे ब्रांड लेगा मार्केट। या फिर आप अगर एक सास कंपनी लेके आ रहे हो, तो आपको कैसे कि ये कंपनी, उनको एम्प्लॉयज को क्या ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि ये एक्सेप्ट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर जब वो हो जाता है तो हमें सोचना पड़ता है कि अगर आज आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, कंपिटिटर है, तो आपके एग्जिस्टिंग कंपटीटर से आप कैसे compete करोगे। और दूसरा, अगर आपके नए कंपटीटर आ जाते हैं आपको देख के कि ये सॉल्यूशन तो बड़ा अच्छा चल रहा है, 10 नए कंपटीटर आ गए, तो आप उनसे कैसे compete करोगे। कुछ उसमें हम इसको यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन भी कहते हैं या फिर मोट कहते हैं। हम्म। तो हमें देखना पड़ता है कि कंपटीशन से कैसे लड़ोगे आप। फिर उसके बाद बात उठती है कि आप रिवेन्यू मैक्सिमाइज कैसे करोगे। और ये मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग और फेवरेट टॉपिक है, जिसके अंदर मैं बात करता हूँ कि आप एक ही चीज को कई तरीके से बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बाइक है, आप बाइक को आउटराइट भी सेल कर सकते हो। हम्म। आप उसको ये भी कह सकते हो राइडर को कि आप डिलीवरी करते हो, मैं हर महीने आपसे 5,000 रुपये लूंगा, आप चाहे जितनी मर्जी डिलीवरी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे 5,000 रुपये का रेंट मिलना चाहिए, जिसको हम रेंटल मॉडल बोलते हैं। तीसरा, आप ये भी कह सकते हो कि देखो मैं पर किलोमीटर चार्ज करूंगा, जिस महीने में आप जितना किलोमीटर चलाओगे, मैं मीटर देखूंगा, आपसे पर किलोमीटर चार्ज करूंगा। चौथा, आप ये भी कह सकते हो कि मैं आपका डिलीवरी भी कंट्रोल करूंगा, जितनी डिलीवरी आप करोगे पर डिलीवरी में आपसे 20 रुपये चार्ज करूंगा या 10 रुपये चार्ज करूंगा। तो चीज एक ही है कि आप बाइक दे रहे हो, दूसरा बंदा ले रहा है, लेकिन रिवेन्यू मॉडल डिफरेंट हो गया। सेम तरीके से एक ही चीज है ओटीटी प्लेटफॉर्म, बट ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप एडवर्टाइजमेंट से भी कमा सकते हो और हम्म। कंज्यूमर से भी कमा सकते हो। तो आपको सोचना पड़ता है कि क्या चीज मेरे लिए बेटर है। तो हमने बात कर ली कि हम मार्केट साइज देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे, सॉल्यूशन की यूनिकनेस देखेंगे, और उसके बाद रिवेन्यू मॉडल देखेंगे। अब रिवेन्यू मॉडल देखने के बाद हमें देखना होता है कि ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनेगा, क्योंकि मोस्टली फाउंडर ये गलती कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर बिजनेस एक स्टार्टअप है, जबकि हर बिजनेस एक स्टार्टअप नहीं है। क्योंकि आपका उसके अंदर एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। वो ऐसा नहीं है पेटेंट ही हो, लेकिन आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपके पास एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बन सके, और वो आपके कंपटीटर को आपसे दूर रख सके। तो जब ये सारे पॉइंट टिक मार्क हो जाते हैं, तब हम उसको अपने पास जो जितने भी प्रोजेक्ट है हमारे पास, मान लीजिए उस महीने में 100 प्रोजेक्ट है, तो हम उसमें से इवेलुएट करते हैं कि क्या ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। तो ये पूरा सीक्वेंस रहता है। फाउंडर्स को लगता है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर हम्म। मैंने स्टार्टअप स्टार्ट करी है तो मुझे फंडिंग मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इन्वेस्टर अपना ड्यू डिलिजेंस करता है और वेल्थ मैक्सिमाइज करने के तरीके देखता है। जहां पर उसको अपॉर्चुनिटी बेटर लगती है, वो वहीं पर इन्वेस्ट करता है। सर आजकल हम
एनवीपी के बारे में बहुत सुनते हैं, हाँ, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। करेक्ट। आपने अभी जीटीएम के बारे में बोला, गो टू मार्केट। तो ये आम भाषा में ये दोनों है क्या? ठीक है। और क्या जब स्टार्टअप शुरू करता है तो एमवीपी सबसे इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टर के उसके लिए, या फिर एक आइडिया पे भी हम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट को मैं एक रिसोर्स की तरह मानता हूँ। जैसे आपकी कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, और हम्म। अगर कोई आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो रॉ मटेरियल एक रिसोर्स है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स फॉर एवरी बिज़नेस, ओके? चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिज़नेस हो। तो अब हम ये बात करते हैं कि रिसोर्सेज़ की जब स्कैर्सिटी होती है तो आपको डेफ़िनिटली फंड रेज़ करना पड़ेगा। तो इधर आपके पास अपनी सेविंग हो सकती है तो आप बिज़नेस में कैपिटल लगाएँगे। लेकिन अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी है लेकिन मेरी अपनी सेविंग कम है, तो डेफिनेटली मुझे आउटसाइड मार्केट में जाना पड़ेगा उस फंड को रेज करने के लिए। तो आइडिया स्टेज पर भी अगर आप मार्केट में जाएंगे तो कुछ लोग आइडिया स्टेज पे भी फंडिंग करेंगे, बट डेफिनेटली आपसे जो परसेंटेज लेंगे इक्विटी शेयर होल्डिंग की वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हो सकता है कि जब आप आइडिया स्टेज पे करें आपको ज़्यादा इक्विटी देनी पड़े, और इक्विटी एक बार देने के बाद आप वापस तो ले नहीं सकते। हम्म। तो वो तो आपने लाइफ टाइम के लिए दे दी। तो इसीलिए जितना आप लेट फंडिंग लेंगे, जितने बड़े स्केल पे फंडिंग लेंगे, उतना आपको कम इक्विटी देना पड़ेगा इन्वेस्टर को। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आइडिया स्टेज पे मार्केट में जाएं, लेकिन अगर आप आइडिया स्टेज पे फंड रेज कर रहे हैं तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट्स या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा वो वैल्यूएशन को लेके कंसर्न नहीं होते। यस कुछ सर। स्कीम्स ऐसी भी है जहाँ पर वो फंड दे देते हैं और कहते हैं वैल्यूएशन हम 1 साल बाद की डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वांट टू सपोर्ट द स्टार्टअप। लेकिन इन्वेस्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर इज ऑलवेज ए नेगोशिएटर, और ये ऑलवेज बिलीव ऑन नेगोशिएशन कि मुझे बेस्ट रिटर्न मिलनी चाहिए। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि आप अर्ली रिवेन्यू के साथ जब इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो आपको बेस्ट वैल्यूएशन मिलेगी। अब अर्ली रिवेन्यू का मतलब क्या है कि उससे पहले आपका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट तैयार होना चाहिए। जैसा कि ये वर्ड ही बोल रहा है कि आप किसी सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं और आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए जो मिनिमम वाइबल होना चाहिए कि कस्टमर उसको रेडी है खरीदने के लिए, और आपको एक आइडिया लग रहा है कि कस्टमर किस प्राइस पे खरीदने को तैयार है। तो कई बार क्या है, आपका प्रोटोटाइप तैयार हो जाता है लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कस्टमर किस प्राइस पर लेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए, और इसको आजकल टीआरएल लेवल से भी मापा जाने लग गया। हम्म। यूएस से हमने ये टर्म बोरो कर लिया है जिसमें हम चेक करते हैं कि आपका क्या स्केल है 1 से 10 पर। तो वो एक और चीज़ है। दूसरा, आपने गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में बात करी है। तो गो टू मार्केट स्ट्रेटजी के लिए भी एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है। इसमें मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आपका एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो आप हो सकता है उसको ऑफलाइन बेचना चाहें, आप हो सकता है उसको ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से बेचना चाहें, तीसरा हो सकता है आप उसको मार्केट प्लेसेस से बेचना चाहें, चौथा हो सकता है आप क्विक कॉमर्स से बेचना चाहें, छठा हो सकता है कि आप किसी बी टू बी कंपनी को बेचते हैं कि वो कहें कि आप इसको जैसे मर्जी बेच लो। तो इसीलिए इन्वेस्टर को ये जानना जरूरी होता है कि आप स्ट्रेटजी क्या फॉलो करने वाले हो और वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनेगा या नहीं बनेगा। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ प्रोडक्ट लोग कहते हैं कि आप कंसल्टेंट के थ्रू बेटर बेच सकते हो, कुछ डायरेक्टली ज़्यादा बेच सकते हो। तो हम हमेशा स्टार्टअप फाउंडर से बात करते हैं कि जब ये प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो आपकी लॉन्ग टर्म की गो टू मार्केट स्ट्रेटजी क्या है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाएंगे और क्या चैनल यूज ओके। करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम कोई स्टार्टअप फंड रेज कर रहा हो हम्म। तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए जब वो एक इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहा तो मैं इसको है ना एक ऐसे कंपेयर करता हूँ कि हम जब जॉब लेने जाते हैं मार्केट में एम्प्लॉयर के पास, सबसे पहले हम रिज्यूमे बनाते हैं। है? राइट तो सर। सेम वे में हमारी टर्म्स में टीजर बोला जाता है, उसको हम वन पेजर भी कहते हैं, जिसमें आपको अपनी स्टार्टअप के बारे में एक A4 साइज पेपर के ऊपर एक वन पेजर बना लेना चाहिए, और उसमें आपकी हाइलाइट्स लिखी होनी चाहिए कि टीम कौन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आपने अब तक क्या अचीव कर लिया है, आपको कितनी फंड की आस्क है, आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। और ये बहुत आसान होता है। मैं टिपिकली स्टार्टअप्स को बोलता हूँ कि आप A4 साइज के फोल्ड कर लो अपने फिजिकल पेपर को लेके 8 पार्ट में, और 8 पार्ट में आप पहले पार्ट में अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, दूसरे पार्ट में सॉल्यूशंस लिखो, तीसरे में गो टू मार्केट स्ट्रेटजी लिखो, अगले में टीम लिख दीजिए, रिवेन्यू मॉडल लिख दीजिए, और अपना कंपटीशन एडवांटेज लिख दीजिए। तो इस तरह से करके आपके पास 8 चीजें आ गई। आप फिर उसको एक अच्छे से डिजाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका वन पेजर बन गया। अब उसके बाद आपको एक चाहिए पिच डेक। जैसे हम्म। रिज्यूमे के बाद एम्प्लॉयर आपको बोलता है कि आप अपने डिटेल डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपने ये एक्सपीरियंस दिखाया है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास एक पिच डेक होना चाहिए। जब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आपके
आपके वन पेजर से आ जाए, तो यू शुड हैव ए डिटेल्ड पिच डेक जिसमें आपका यही चीज़ें डिटेल में लिखी होनी चाहिए। तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिजनेस प्लान। बहुत सारे फाउंडर्स को लगता है कि बिजनेस प्लान तो मैं जब बनाऊंगा जब इन्वेस्टर कमिट कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बिजनेस प्लान पहले बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर माइंड में क्लियर नहीं होंगे कि इस बिजनेस की स्केलेबिलिटी कैसे आएगी या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी, इन्वेस्टर को आप कभी भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। और अगर इन्वेस्टर आपसे मिलने के बाद आपसे बिजनेस प्लान मांगता है, तो आइडियली आपको सेम डे उसको मेल कर देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं टाइम लेना चाहिए कि अब मुझे एक हफ्ता बिजनेस प्लान बनाने के लिए लगेगा। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे फाउंडर मिस कर देते हैं, वो होती है कैप टेबल। कैप टेबल आम भाषा में शेयर होल्डर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर डिटेल्स को कहा जाता है। लेकिन कैप टेबल में क्या होता है कि अगर आपने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए ईसोप प्रोविजन किया है, या एडवाइजर्स के लिए एडवाइजर इक्विटी रखी है, या आपने किसी को कोई भी इक्विटी इंक्यूबेशन एक्सेलरेटर को कमिट कर रखी है जो अभी इशू नहीं हुई है, तो कैप टेबल एक पूरा ओवरव्यू देता है कि आपकी शेयर होल्डिंग कैसी दिखाई देगी। हम्म। और आइडियली आपको कैप टेबल आज की भी बनानी चाहिए और राउंड के होने के बाद की भी बनानी चाहिए। और बेस्ट फाउंडर तो क्या करते हैं, अगले 2-3 राउंड की बना लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी कंसर्न होती है कि अगर आज हमारी इक्विटी डाइल्यूट हो रही है या हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगले 2 राउंड में हमारी इक्विटी कितनी रह जाएगी। तो एक एग्जांपल से अगर समझें कि आज अगर मुझे आपकी कंपनी में 10% शेयर मिले और अगले राउंड में आपने 20% किसी को शेयर दिए, तो वो 20% मेरे भी डाइल्यूट होंगे, तो मेरी इक्विटी कट के 10% की जगह 8% रहने वाली है। और फिर आपने 20% अगले राउंड में डाइल्यूट किया, तो 8 का 1.16 फिर डाइल्यूट होगा। तो इस तरह से आप अगर कैलकुलेशन उसके सामने रख देंगे इन्वेस्टर के, तो वो आसानी रहेगी उसको भी समझने की कि मेरी क्या आउटकम हो सकता है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो है इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टर से डील करने के लिए जरूरी है। अब इन्वेस्टर ने बोला कि अब आपका आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा है, अब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपका इमीडिएटली एक डाटा रूम रेडी रहना चाहिए जिसका एक्सेस आप इमीडिएटली दे दो उसको या उसके कंसल्टेंट को, जिसमें आपको कंप्लायंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट रखने चाहिए, जैसे कि आपकी कंपनी के जो भी बायलॉज है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आप एक फोल्डर में वो डाल दीजिए। दूसरे फोल्डर में आप एमआईएस डाल दीजिए अपनी, क्योंकि इन्वेस्टर को एमआईएस देखनी है, तो वो एमआईएस देख लेगा। अगर आपका कोई ऑडिट हो चुका है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स उसके अंदर डाल दीजिए। तीसरे फोल्डर में आपके जो भी और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं बचे हुए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट लीगल एग्रीमेंट्स हुए हैं, किसी हम्म। से आपने किसी फैक्ट्री वाले से एग्रीमेंट कर रखा है, एम्प्लॉइज के नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स है, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब भी इन्वेस्टर को ड्यू डिलिजेंस करना होगा ना, तो उसका 50% कॉन्फिडेंस तो आपके डाटा स्ट्रक्चर को देख के ही आ जाएगा कि जिसने इतना अच्छा डाटा स्ट्रक्चर किया हुआ है अपना डाटा रूम के अंदर, तो उसने काम ठीक ही कर रखा होगा। क्योंकि हमारे लिए इन्वेस्ट करते टाइम है ना, इंटीग्रिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने आप बोलेंगे कि आपका गवर्नेंस अच्छा है और आपका कंप्लायंस अच्छा है, तो आप आधी बैटल तो वहीं पर जीत चुके हो इन्वेस्टर के साथ। ओके सर। सर आजकल हम डीप टेक स्टार्टअप के बारे में बहुत सुनते हैं, और अभी भी अगर हम स्टार्टअप इंडिया में देखें तो उनने 200 करोड़ का वो कर दिया टर्नओवर की। 200 करोड़ होगा तो आप स्टार्टअप रह सकते हो। करेक्ट। तो एक आम भाषा में डीप टेक स्टार्टअप होते क्या है, और इसमें और डीप टेक स्टार्टअप का इंडिया में कितनी अपॉर्चुनिटी है? तो अंकित इसको है ना थोड़ा स्टार्टिंग से समझते हैं कि स्टार्टअप एक इनोवेशन है, ये हम सब जानते हैं। स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, ये भी हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे इवोल्व हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इंडिया में केवल प्लेटफॉर्म बिजनेस था। आप 2007 से लेकर 2015 तक बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर प्लेटफॉर्म किसी ना किसी को किसी से मैच मेकिंग करवा रहा था। ओला उबर ड्राइवर हम्म। को मिलवा रहे हैं हम्म। पैसेंजर से, शादी वाली वेबसाइट से या मैट्रिमोनी की वेबसाइट दूल्हा दुल्हन को मिलवा रहे हैं, नौकरी आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट या ये स्नैपडील जैसी कंपनियां आपको लेट से बायर और सेलर को मिलवा रहे हैं, इंडिया मार्ट आपको फिर से बायर सेलर को होलसेल के लिए मिलवा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो वो एक प्लेटफॉर्म वाला युग था। अब उसके बाद आपकी कंपनीज का थोड़ा इवोल्व हुआ और फिनटेक और सास ने लिया। तो आपने कहा कि यार एक सॉफ्टवेयर बनाने में तो बहुत पैसा लगता है, तो हम ऐसा करते हैं एक ही सॉफ्टवेयर बनाएंगे लेकिन हजारों लोगों को दे देंगे, जिसको हर एक बंदे को 30-30 रुपए पर यूजर ओके। देना पड़ेगा। तो आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह के कुछ और मॉडल इवॉल्व हुए हैं, फिर वेब 3.0 आया, और अब हम बात कर रहे हैं डीप टेक की। और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है स्टार्टअप की। तो अगर हम स्टार्टअप की ओरिजिनल डेफिनेशन देखें, तो स्टार्टअप में कहीं ना कहीं पेटेंट जैसे आईपी का बड़ा योगदान है। और आपका
साइंस इन्वॉल्व होनी बड़ी ज़रूरी है। तो अगर हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझनी है तो हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें साइंस इन्वॉल्व है। ओके। टेक एन एग्जांपल, आप कहते हो कि मैं स्पेस टेक में एक कंपनी बना रहा हूँ, तो आपको साइंस चाहिए, ऐसे तो रॉकेट नहीं उड़ेगा। हम्म। आप ड्रोन बना रहे हो तो आपको एक साइंस चाहिए। तो साइंस का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना इज ए डीप टेक। अब हमें इंडिया में डीप टेक की क्यों जरूरत है और गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है इसको? क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी के लिए रॉयल्टीज़ देते हैं और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हैं रशिया, यूएस जैसी कंट्रीज़ के ऊपर या इजराइल की कंट्रीज़ के ऊपर फॉर आवर इम्पोर्ट। तो हम और आर&डी पे खर्च भी बहुत कम कर रहे हैं, जबकि चाइना वगैरह जो है वो 2% अपना जीडीपी का खर्च करते हैं आर&डी के ऊपर। हम लोग 0.5% भी नहीं कर रहे, जस्ट उसके आसपास है। तो हमें क्या करना है कि अब डीप टेक के अंदर हमें इनोवेशंस करनी पड़ेगी, आर&डी करनी पड़ेगी, ताकि हम कुछ चीज़ों पे फॉरेन पे डिपेंडेंस अपनी कम कर सकें और हम यहीं पर अपना इंडिया में ही वो प्रोडक्ट बना हम्म। सकें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है ई प्लेन। तो ई प्लेन कोशिश कर रही है वर्टिकल लैंडिंग की, जहाँ पर आप सीपी से गुड़गांव 7 मिनट में पहुंच जाओगे ड्रोन में बैठ के। तो अगर वो लाइसेंस हो जाता है तो आप सोचिए कि कितना टाइम बचेगा, हम्म। कितनी सेविंग होगी। तो इन सारी कंपनीज को डीप टेक कहते हैं। और डीप टेक केवल स्पेस तक लिमिटेड नहीं है, अगर आप कोई कैंसर की दवाई बना रहे हो वो भी एक डीप टेक है। आपके डीप मतलब टेक के डीप बहुत टेक सारी में डेफिनेशन कोई भी साइंस इंडस्ट्री आ सकती है। इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, बट साइंस का डीप यूज होना चाहिए उसके अंदर। अगर सर आज कोई स्टार्टअप आपको अप्रोच करता है तो आप कौन सी 3 चीज़ें देखोगे उस स्टार्टअप के अंदर? तो कोई भी अगर एक स्टार्टअप हमें अप्रोच करता है, और मैं ये अर्ली स्टेज के लिए कहूँगा, क्योंकि सीरीज ए सीरीज बी में तो क्या होता है कि आपके नंबर्स मैटर करते हैं। सीरीज ए में आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप उस प्रॉब्लम को कोरिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, क्योंकि अर्ली स्टेज पे बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, वो फाउंडर सोचता है बहुत बड़ी है, बट रियलिटी में वो बहुत बड़ी होती नहीं है। तो क्या मैं उस प्रॉब्लम से कोरिलेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, क्या वो सोल्यूशन मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन है या नहीं है, या फिर उस सोल्यूशन के से भी बेस्ट सोल्यूशन अवेलेबल हो सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे लिए होता है कि क्या ये रिवेन्यू मॉडल काम करेगा या नहीं करेगा इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और इन तीनों के ऊपर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये फाउंडर इस आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली अभी नंबर तो है नहीं, हम तो ये एक बिलीव कर रहे हैं कि ये एक आइडिया है जो चलेगा, लेकिन चलाने वाले कौन है? फाउंडिंग टीम। तो हम्म। हम इन तीन फैक्टर्स के बाद डायरेक्टली आ जाते हैं कि फाउंडर में कितनी कैपेबिलिटी है। अगर हमें लगता है कि आइडिया अच्छा है, फाउंडर खराब है, हम इन्वेस्ट नहीं करते। आइडिया वीक लगे, फाउंडर अच्छा लगे, हम स्टिल एक डिसीजन बदल सकते हैं अपना। तो सारी बेट जो होती है अल्टीमेटली लास्ट में जाके फाउंडर्स की कैपेबिलिटी पर हो जाती है। सर जैसे आपने अभी सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी की बातें की, तो सीरीज ए एक स्टार्टअप को कब अप्रोच करना चाहिए, कब इक्विटी डाइल्यूट करना चाहिए, उसका क्या सही टाइम है, और आम भाषा में सीरीज ए बी सी होता क्या है? हम इन्वेस्टर्स ने ना फाउंडर्स को कंफ्यूज करने के लिए ये सब टर्म्स बना रखी है कि जिसके अंदर जो हमें ग्लैमरस वर्ड चाहिए होते हैं वो हम डाल देते हैं। तो सीरीज ए सीरीज बी सीरीज सी कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस है टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो सीड जो है वो मेरे लिए है ना नर्सरी और केजी की तरह है। ओके सर। आप प्री सीड को मान लो नर्सरी, सीड को मान लो केजी, और जो सीरीज ए है वो फर्स्ट क्लास है जब हम एजुकेशन में जाते हैं। और अगर हम सीरीज ए की बात करें, अब मैं इसमें यूएस के पर्सपेक्टिव से नहीं बात करूंगा, केवल इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कंपनी 2 मिलियन से 5 मिलियन के बीच में रेज कर रही होती है उसको हम सीरीज ए बोलते हैं। इसका मतलब उसने फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग उठाया है। उसके बाद जब कंपनी 5 से 10 मिलियन का रेज करती है तो उसको हम सीरीज भी बोलते हैं। और उसके बाद वो ए बी सी डी ई एफ जी तक चलता रहता है जब तक उस कंपनी का आईपीओ ना आ जाए। टिपिकली क्योंकि एक इक्वेट करना जरूरी होता है कि कौन सी कंपनी किस लेवल पे चल रही है। जैसे हम क्लास में भी पूछते हैं ना कि आप फिफ्थ क्लास में हो या सिक्स क्लास में हो, तो इस तरह से ये कंपैरिजन हो जाता है कि ये स्टार्टअप अभी सीरीज ए लेवल पर पहुंच रही है। बट ओके। आज के दिन जो इंडिया में चलन बढ़ा है बूटस्ट्रैप होने का, तो कई जगह पर सीरीज ए सीरीज बी बेमानी हो गई है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग काफी लंबे टाइम तक अपनी कंपनी को बूटस्ट्रैप और प्रॉफिटेबल रखते हैं, फिर अचानक ही 10-15 मिलियन का बड़ा राउंड रेस करते हैं। क्योंकि टेक्निकली तो क्योंकि वो पहला राउंड है वो सीरीज ए ही कहलाएगा, तो उसको इक्वेट करना मुश्किल है। बट फॉर इजीनेस ये एक मेथड है समझने का कि आपकी स्टार्टअप कहाँ पहुंच गई है। इससे इन्वेस्टर को आसानी रहती है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर वीसी है वो कहता है कि मैं सीरीज बी में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उनको क्लैरिटी रहे कि अच्छा मैं केवल 10 मिलियन से ऊपर रेस इन्वेस्ट करूंगा, इससे कम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो एक मैच मेकिंग का एक तरीका है। सर अगर आज आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हो हम्म। तो आज आप कौन सी इंडस्ट्री सिलेक्ट करते हो और किस में आप अपना स्टार्टअप शुरू करोगे?
देखिए, मुझे इंडिया में है ना अभी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत गैप लगते हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं हेल्थ केयर के अंदर, मुझे लगता है कि एक छोटे से छोटा सॉल्यूशन भी बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जो हॉस्पिटल्स की क्यू मैनेज करते हैं, वो भी मुझे बहुत बड़ा आइडिया लगता है। और हेल्थ केयर में तो आप किसी भी तरह से देखिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्थ केयर को सोल्व करने की कोशिश करें, या खाने से करने की कोशिश करें, या किसी भी मेडिटेशन से कुछ भी करने की कोशिश करें, तो मुझे अगर एक इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना होगा तो डेफिनेटली हेल्थ केयर इज़ द वेरी बिग मार्केट। और अगले 12-15 सालों में इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने ही वाली है, घटने नहीं वाली। तो हेल्थ केयर इज़ द सेक्टर वेयर आई विल कीप इन्वेस्टिंग। सर आज हम देखते हैं काफ़ी इंक्यूबेटर्स हैं, जैसे दिल्ली में भी आईआईटी दिल्ली भी एक बहुत बड़ा इंक्यूबेटर है, और एस्केलेटर काफ़ी है। तो इनका रोल क्या होता है जनरली स्टार्टअप्स के लिए, और ये इनका काम क्या होता है कि कैसे स्टार्टअप एक नर्चर होता है? तो अंकित, इसमें क्या है कि एक स्टार्टअप को जब वो शुरू कर रहे होते हैं अपनी जर्नी, उनको काफ़ी हैंड होल्डिंग चाहिए होती है। तो कुछ स्टार्टअप पहले सिलेक्ट करते थे कि हम अपने साथ एडवाइज़र या फिर मेंटर्स लेके आएंगे, लेकिन एक मेंटर या एक एडवाइज़र सब काम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से इंडिया में काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर खुल गए हैं। जैसे आपने आईआईटी की बात करी, वहीं पर 2-3 इंक्यूबेशन सेंटर है, एफआईटीटी है, आईएचएफसी है। इसी तरह से आईआईटी मुंबई में सायन है, और मतलब कम से कम नहीं तो 1000 इंक्यूबेशन सेंटर इंडिया के अंदर है। इन इंक्यूबेशंस का काम क्या होता है कि जो स्टार्टअप आइडिया उनके पास आए उनको वैलिडेट करवा के देना एक्सपर्ट से, मेंटर से कनेक्ट करवाना, अगर उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो रिसोर्सेज अरेंज करवाना, और उनको मार्केट कनेक्ट देना ताकि वो वैलिडेट कर सके। कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स उनको कुछ कैपेक्स से रिलेटेड लैब्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर हेल्थ केयर में किसी को कोई टेस्टिंग करनी है तो उनको बड़ी लैब चाहिए होगी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, तो वो स्टार्टअप तो खरीद नहीं सकता। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर के पास ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और उसको यूटिलाइज करने के लिए लोग इंक्यूबेशन का पार्ट बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेटर की। तो इंक्यूबेशन आपके आइडिया वैलिडेशन में हेल्प करता है और हम्म आपको हम्म। रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब आपका एमवीपी तो हो गया, अब आपको ग्रो करना है और आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो। आपके पास मार्केट एक्सेस तो है नहीं, आपके पास स्ट्रेटजी है केवल। तो एक्सेलरेटर का काम होता है कि आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, फास्ट करना, आपको इमीडिएटली एक्सेस ऐसा मार्केट का प्रोवाइड करना कि आप फास्ट कर सको। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मेरा एक सास प्रोडक्ट है, वो मैंने वैलिडेट कर लिया अब इंडिया में, और मुझे लगता है कि मेरा यूएस में एक बड़ा मार्केट है। तो कुछ एक्सेलरेटर फोकस तरीके से आपको यूएस में कस्टमर से कनेक्ट करवाते हैं और आपको एक्सेलरेट मतलब उनसे उनको आपका कस्टमर बनवाने में हेल्प करते हैं। इसमें वो कई बार एक्सेलरेटर कुछ फंडिंग भी करते हैं, क्योंकि अब आपको क्लाइंट को सर्व करना है तो यू रिक्वायर्ड फंडिंग एज वेल। और कुछ नहीं करते हैं। तो एक्सेलरेटर का काम है एक्सेलरेट करना, इंक्यूबेशन का काम है आपको मैनेज या करना, और या फिर आपको डेड नहीं होने देना, एटलीस्ट आपको वैलिडेट करवा देना। सर आजकल गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव लेती है, जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया अभी शुरू किया, करेक्ट। और अभी स्टार्ट ओएनडीसी हो गया, पीएलआई स्कीम्स हो गई, अटल इनोवेशन मिशंस हो गई। इससे इन्वेस्टर को कैसे एक हेल्प मिली है, इससे स्टार्टअप और इन्वेस्टर के बीच में कैसे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हुआ है? तो है ना, ये समझते हैं कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करती है। तो गवर्नमेंट को जो भी स्कीम्स लेके आनी होती है वो अपनी एजेंसीज के थ्रू लेके आती है, और नॉर्मली ये जो स्कीम्स होती है वो इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू रूट होती है। तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लेती है कुछ इंक्यूबेशन सेंटर को और उनको बोलते हैं आप स्टेक होल्डर हो। तो इससे क्या होता है कि जब भी कोई स्टार्टअप को वो स्कीम चाहिए होती है, वो इंक्यूबेशन उनको हेल्प करता है कि आप किसकी स्कीम में एलिजिबल हो, उनको दिलवाने में भी हेल्प करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी में 2 करोड़ रुपए चाहिए फंडिंग के लिए और उसको 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट इक्विटी से मिल गए, तो अब इन्वेस्टर को 1 ही करोड़ रुपया लगाना है, आधा लगाना है। और दूसरा, क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर्स ने ऑलरेडी एक जूरी ने बैठ के गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिलेक्ट कर लिया उनको उस स्कीम के लिए, तो एक एडिशनल फ़िल्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि जिन बंदों को वो ग्रांट मिली है तो इसका मतलब वो एक कॉम्पिटिशन तो पार कर चुके। और अगर हमें इवैल्यूएट करना है उन स्टार्टअप्स को, तो हम सिलेक्टिव स्टार्टअप्स को जिसको गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है, तो हमारे को आसानी हो जाती है फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस में। तो ये बेनिफिट है। और गवर्नमेंट काफ़ी तरह से आजकल हेल्प कर रही है स्टार्टअप्स को, जैसे कि वो इक्विटी फंडिंग भी कर रहे हैं, मैचिंग फंडिंग भी कर रहे हैं। जैसे आपने गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बात किया, तो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स भी है जो फंड को भी फंड कर रहे हैं, फंड ऑफ फंड स्कीम है। अच्छा। और डीप टेक को तो काफ़ी अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, और ये बेस्ट एरा है इंडिया के टाइम का, जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट भी अवेलेबल है और प्राइवेट फंडिंग भी अवेलेबल है।
और आजकल तो ऐसी स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने निकाली है जिसमें स्टार्टअप्स को बैंक लोन भी मिल जाता है। पहले एक एजम्पशन थी कि अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको बैंक लोन तो मिल ही नहीं सकता, आप एलिजिबल ही नहीं हो, बट गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स के अंदर अब आप कुछ अर्ली स्टेज लोन के लिए बैंक के लिए भी एलिजिबल हो गए हो, जिसमें गवर्नमेंट आपके ब्याह पे गारंटी दे देती है। थैंक यू सो मच सर। जैसे आज आपने बताया कि स्टार्टअप को क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और स्टार्टअप को क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए जब वो इन्वेस्टर के पास जाए। इन्वेस्टर को कैसे चैलेंज फेस करता है एक स्टार्टअप को इवैल्यूएट करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड काफ़ी स्टार्टअप फाउंडर को बहुत अच्छा लगा और काफ़ी कुछ नई चीज़ें उनने सीखी होगी आपसे। और जैसे आपने एमवीपी के बारे में बताया, काफ़ी स्टार्टअप को एमवीपी की नहीं पता होता। हुँ, और जीटीएम हो गया, गो टू मार्केट हो गया और डीप टेक हो गया। डीप टेक तो हम सुनते ही रहते हैं अक्सर, बट पता किसी को नहीं है डीप करेक्ट। टेक है क्या। सो थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ ये स्पेशल पॉडकास्ट करने के लिए। Thank you एंड very much for inviting me here. It was a very good discussion. Thanks a lot. एंड अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम।